नमस्कार। आज की वीडियो में फिर हम भारत की जो वनस्पति है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं आप लोगों को भारत में जो हमारी कृषि है, कृषि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो कृषि है वो भारत में 51% भाग पर होती है। कितने? 51% विभाग पर होती है। चारागाह कितने हैं? 4%। वन की बात करें तो 21%। बंजर भूमि की बात करें तो 24% है। कृषि राज्य का विषय है। इसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया था। 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 में रखा गया था। ठीक है, तो आगे समझते हैं। फिर राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को समृद्धि सूची में इसे रख दिया गया है। 1946 में स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 ईस्वी में, उससे एक साल पहले मंत्रिमंडल ने कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1947 से भारत आज़ाद होने के पश्चात जो हमारे थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो कृषि मंत्री सबसे पहले थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे कृषि मंत्री सबसे पहले आज़ाद भारत में कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके पश्चात आगे देश का 48.9% भाग कृषि पर ही चलता है और 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद 13.9 इसका योगदान भारत में कृषि में रहा है। भारत में खदानों में आने वाली फसल सबसे ज़्यादा, अगर जो संग्रह है जहाँ पर अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है, जो बड़े बड़े जो मिल मालिक हैं वो इनको खरीदते हैं, तो वो जो 47% चावल है भारत में जो स्टोर करके रखा जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा फसल होती है वो चावल की होती है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा 21.7% चावल की उत्पादन करता है। तो आगे समझते हैं। भारत में फसल सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। प्रथम नंबर पे चीन देश आता है। प्रथम नंबर पे चीन देश और भारत दूसरा देश है। इसके बाद विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12%। अब यहाँ गेहूं की बात हो रही है। गेहूं 12% गेहूं भारत उत्पादन करता है विश्व में। इसके पश्चात देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग गेहूं की खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। गेहूं तो 12% होती है, लेकिन अगर खेती की बात करें तो वो 14% भारत में होती है। मैक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं एवं चावल की खेती उगाई जाती है, जो भारत से बाहर के देश हैं। भारत में हरित क्रांति का जो उत्पादन करता थे, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर एस स्वामीनाथन को गया है। किसको? हरित क्रांति को। हरित क्रांति को स्वामी एस रामनाथन। हरित क्रांति को जो है वो एस स्वामीनाथन है। आगे हम बात करते हैं इस क्रांति की शुरुआत, जो ये हरित क्रांति है, इसकी शुरुआत 1967
या 68 में की गई थी। प्रथम हरित क्रांति 1983-84 में, 1983 और 84 में, और इसके बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का कारण बना। भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वी कुरियन को जाता है। श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन की, तो इसके उत्पादनकर्ता कौन थे? डॉक्टर CN कुरियन। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई थी। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, आगे समझते हैं। भारत उर्वरक उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत उर्वरक विस्थापन में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि चीन एवं अमेरिका पहले एवं दूसरे नंबर पर आते हैं। जिस समय हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, उस समय खाने के संसाधन बहुत ही कम थे, खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी, जिसके कारण भारत में बहुत सी लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था। तो आगे मैं बताती हूँ। तो हमारा देश भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके पश्चात बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लागू की गई जिसमें ना भारत के अंदर भुखमरी ना रहे। तो जो हरित क्रांति थे उसका डॉक्टर SS स्वामीनाथन था। इसको इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले तो 1967-68 में हुई थी। इसके पश्चात दूसरी जो उसकी परियोजना शुरू हुई थी वो थी 1983 से 84 ईस्वी में। ठीक है, आगे समझते हैं। श्वेत क्रांति डॉक्टर वी कुरियन थे। श्वेत क्रांति के संस्थापक थे जो वो वी कुरियन थे। और नीली क्रांति किस नाम से जाने जाते हैं? नीली क्रांति जाने जाते हैं मछली पालन के, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, और मछली पालन के लिए थी। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। आपने देखा होगा जगह जगह मुर्गी पालन खुले हैं, उनमें अंडे का भी उत्पादन होता है। उसको हम किस क्रांति में रखते हैं? उसको रजत क्रांति में रखते हैं। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए की जाती है। इसके पश्चात लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन के लिए। टमाटर या मांस कहाँ पर होते हैं? टमाटर तो खेतों में उगाए जाते हैं, और मांस कहाँ पर? ये हमारे जो विशेषकर कृषि पर ही चर्चा हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? चीन देश है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी है। और भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तंबाकू सुखाने की जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए एक तंबाकू है, उसको सुखाया, जब तंबाकू को सुखाते हैं तो उसके प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि तंबाकू को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्यूरिंग कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत में चाय की खेती कहाँ होती है? चाय की खेती मैंने मैप दिया हुआ है। चाय की खेती सबसे ज़्यादा असम राज्य में होती है। ये यहाँ पर असम राज्य है। यहाँ पर ढलानी धरती है, और जब अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो वो ज्वालामुखी या लाल मिट्टी या फिर गहरी भालू मिट्टी होती है। अगर तापमान की बात करें तो ये इस तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकते हैं जो चाय के बगान होते हैं? तो वो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। फिर अगर इसकी जलवायु की बात करें तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु उसके लिए मानी गई है। भारत में जो असम की खेती है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पर होती है। और 1840 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। चाय की पत्ती जब अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी, और इसकी लत लगाकर अंग्रेज तो भाग गए। भारत वाले अब इसमें फंसे हुए हैं, सारा दिन चाय पीते हैं। भारत में चाय की पत्तियों में जो एक मात्रा पाई जाती है उससे कैफीन कहते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो चाय की पत्तियाँ जो होती हैं
उसकी पत्तियों को कैफीन एवं टेनिन नाम की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसकी। और जो उलंग किस्म की चाय है, उलंग किस्म की चाय है, तो उलंग किस्म की चाय ताइवान में पाई जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उलंग किस्म की चाय कहाँ पाई जाती है, तो वो आपने आंसर देना है, ताइवान में पाई जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है, अरेबिका होता है। अन्य किस्में भी हैं इसकी, रोबेस्टा और लिबेरिका। ठीक है, कहवा की क्या कितनी पहली उच्च कोटि का तो अरेबिका होगा, और अन्य 2 किस्में और कहवे की होती हैं, वो कौन कौन सी है, रोबेस्टा और लिबेरिका। ठीक है, मोचा कहवा यमन देश में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मोचा कहवा कहाँ पाया जाता है, तो आपने बताना है यमन देश में पाया जाता है। अगर भारत में सर्वोत्तम चाय की बात करें तो सबसे बढ़िया चाय जो भारत में उगाई जाती है, जो बागान होते हैं वो दार्जिलिंग में होते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कॉफी की बात हो रही है, अरुणाचल में होती है कॉफी, अरुणाचल। इसके बाद आसाम ये यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, आसाम, त्रिपुरा यहाँ, त्रिपुरा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में, तेलंगाना में। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, लेकिन 2014 में इनको अलग अलग राज्य घोषित कर दिए। 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। सॉरी, आंध्र प्रदेश, इनमें होती है कॉफी। और इधर अगर यहाँ पर तमिलनाडु में, यहाँ केरल में, ठीक है ना, केरल में यहाँ चाय भी होती है केरल में, और कॉफी भी, दोनों प्रचुर मात्रा में होती है। और साथ में इधर कर्नाटका में भी, कर्नाटक राज्य में भी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चाय उगाई जाती है, चाय की सबसे ज़्यादा बागान कहाँ पर है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ त्रिपुरा, ठीक है ना, ये त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर जो हमारे पश्चिमी तट है इनके पास केरल और केरल और कर्नाटका में, ठीक है, केरल और कर्नाटका में। तो इस प्रकार से कॉफी उत्पादन के कितने राज्य बैठे, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका। तापमान की बात करें, इसकी जो हमारे चाय है, चाय के तापमान के लिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है। और मिट्टी की बात करें तो ज्वालामुखी, लाल मिट्टी या फिर भालू, गहरी भालू मिट्टी इसमें उगाई जाती है। ये जो फसलें होती हैं, जलवायु गर्म और आर्द्र तापमान की भूमि, मतलब इसमें नमी चाहिए होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं।